9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 10 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है, लाइट के 2 चैप्टर पढ़ाने होते हैं और 2 चैप्टर आपके कोर्स में है। पढ़ाने क्या होते हैं, 2 ही है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9। और अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त हम अपने कोर्स के 1, 2, 3, 4, 6 और 10 ये कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 6 चैप्टर अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान रहे कि हम अपने कोर्स की कंपाइलेशन में अभी 2 चैप्टर बस पीछे हैं, एक चैप्टर नंबर 9 है और 8। 9 और 8 के ख़त्म होने पर फिजिक्स एक लिहाज से ऐड है, क्योंकि चैप्टर 5 और 7 बहुत ज़्यादा छोटे चैप्टर हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो आइए चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ लाइट के अंदर जो टॉपिक्स हैं जिन्हें रिड्यूस कर दिया गया है उनको देखते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहले आपको इसके अंदर पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, किसे कहते हैं। इसकी टाइप्स पढ़नी है और इसकी कंडीशंस। नंबर 2, केस नंबर 1, इसी इंटरफेरेंस का पहला केस है जो कहलाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नंबर 2, ये माइकल लिखा हुआ है, H माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, ये इसका केस 2 है। इसके बाद आ जाएगा डायफ्रैक्शन, और डायफ्रैक्शन के साथ इसके आ जाएंगी टाइप्स। 2 टॉपिक और हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ब्रैग्स। बेटा ये है आपका रिड्यूस सिलेबस। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ही टॉपिक हैं। एक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरे का नाम है ब्रैग्स लॉ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरे का नाम है ब्रैग्स लॉ। इन दोनों को लाजमी बेटा तैयार कर लें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कुछ ख़ास बातें रोशनी के बारे में। लाइट जो है बेटा, इसके पास डुअल नेचर होती है। लाइट जो है वो डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर से मुराद है कि लाइट जो है वो एक वेव भी है, लहर, जैसे वो समंदर की लहर होती है, और पार्टिकल भी। जब रोशनी एक वेव के तौर पे बिहेव करती है तो वो फिनोमेना इंटरफेरेंस करके दिखाती है, डाइफ्रैक्शन करके दिखाती है, पोलराइजेशन करके दिखाती है। पोलराइजेशन का टॉपिक रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन जब रोशनी पार्टिकल की हालत में होती है, पार्टिकल का मतलब फोटोन, फोटोन कहलाता है, फोटोन की हालत में होती है तो फिर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सेकेंड ईयर फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर अमल करके दिखाती है, ये भी सेकेंड ईयर फिजिक्स में, और कॉप्टन इफेक्ट पर अमल करके दिखाती है। ये सब सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। 1 से 2 मिनट रुक जाएंगे बस, जरा अजान हो रही है यहाँ पे, अजान कंप्लीट हो जाए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर।
बच्चों, रोशनी अगर वेव होती है तो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना करके दिखाती है, लेकिन अगर पार्टिकल हालत में होती है तो ब्लैक बॉडी, रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉप्टन इफेक्ट्स नामी प्रोसेस को अमल करके दिखाती है। तो एग्जाम में अक्सर एक एमसीक्यूज आता है और वो ये होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो रोशनी की वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता। तो 3 ऑप्शन तो ये वाले होते हैं, चौथा वो ये वाला देता है। ये तीनों वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता। ये एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में रोशनी का वेव नेचर ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में रखा गया, और पार्टिकल नेचर जो है ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में रखा गया। इसलिए हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर वेव नेचर के बारे में डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। यहाँ रोशनी के बारे में कुछ और बातें आपके लिए थोड़ी सी बताते चलें। लाइट क्या है? इज अ वेव। ख्याल रहे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए लाइट के वेव होने के बारे में बातचीत हो रही है। लाइट एक वेव है, तो कौन सी वेव? लाइट एक ऐसी वेव है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के बारे में अभी आपको और डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन साथ में लाइट एक और वेव भी है। इस वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी रोशनी के अंदर ऐसे करके 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, और रोशनी हमेशा हमेशा ये दोनों कंपोनेंट इस तरीके से होते हैं और ये मूव करती है रोशनी इस तरह से। तो ये एग्जाम में भी 1 नंबर का एमसीक्यू आ चुका है कि लाइट कंपोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर रहते हैं। ये वाली बात याद रखिए। अब जरा बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में कि ट्रांसवर्स वेव है ये क्या चीज़ है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है बेटा, उसके अंदर वेव के पार्टिकल, ये वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन जिसमें वेव मूव करते हैं, इसमें वेव के पार्टिकल ऐसे करके मूव करते हैं, यूं करके, ठीक है, ऐसे करके मूव करते हैं, ऐसे करके लाइक दिस। इसमें हर वेव का पार्टिकल वेव मोशन के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। ये देखें, ये वेव का पार्टिकल है और ये वेव मोशन है, ऐसे करके। तो ये कैसे मूव हो रहा है बेटा? परपेंडिकुलर मूवमेंट, ठीक है। हर वेव का पार्टिकल वेव मोशन के साथ परपेंडिकुलर। ये अब नीचे की तरफ ऐसे बनाएंगे, ये वेव पार्टिकल वेव मोशन के साथ परपेंडिकुलर, ये वेव का पार्टिकल वेव मोशन के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव जिसमें वेव के पार्टिकल वेव मोशन, ये है वेव मोशन के साथ परपेंडिकुलर मूव करे जैसे बनता नजर आ, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है जो इस वक्त आपके सामने दिखाई गई है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव जब हम दिखाते हैं तो इसके अंदर एक सबसे ऊंचा मकाम होता है और एक सबसे नीचे का मकाम होता है। इनको क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं। C स्टैंड फॉर क्रस्ट एंड T स्टैंड फॉर ट्रफ। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, फिर क्रस्ट आ जाएगा, फिर ट्रफ आ जाएगा, ठीक है। सारी बातें अब इसी के अंदर मजीद और भी देखती जाइए, सारी बातें आपने देखनी है, समझनी है अच्छी तरीके से। अब अगर ये है क्रस्ट, ये है ट्रफ, ये है क्रस्ट और ये है ट्रफ। अब अगर आप एक कंप्लीट पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ ले लेते हैं तो इस फासले को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, और ये सिंबल होता है उसका, ये वाला। ये जो सिंबल नजर आ रहा है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं लैम्डा। बी साइलेंट है, ये बी साइलेंट रखना है, बी साइलेंट रखना है, इसको पढ़ते हैं लैम्डा। और इस लैम्डा को हम कहते हैं वेवलेंथ, एक वेव की लंबाई। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये क्रस्ट से क्रस्ट तक भी होता है, ये रहा। यानी अगर आप क्रस्ट से क्रस्ट नापेंगे तो भी ये लैम्डा ही कहलाता है, और ये ट्रफ से ट्रफ तक भी होता है, ये रहा। ट्रफ से ट्रफ भी होता है, यानी 3 तरह से लैम्डा को आप ले सकते हैं।
एक तो ये पूरा ले सकते हैं, ये पूरा ले सकते हैं, दूसरा क्रस से क्रस ले सकते हैं, तीसरा टर्फ से टर्फ तक ले सकते हैं। ये सब वेवलेंथ है और सब बराबर है। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके कर दें। अच्छा, चैट में जल्दी जल्दी बताना है आपने, ओके करना है जल्दी से चैट में। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके कर दें। कॉपी करने का मत करें, कॉपी इंशाल्लाह ताला बाद में भी हो जाएगा, यानी मैं आपको दे दूंगा। जी भाई, खवातीन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। लाइवा, दर्शना और ओप्पो A5s को मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था और स्टिल वो जो है अपने उसी नाम से यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो माज़ा चाहता हूँ, आप इस वक्त वेटिंग रूम में जा रहे हैं और आपने नाम चेंज किया। अच्छा भाई, अब आपको यहाँ पर लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से कुछ और ख़ास बातें बता रहा हूँ, उनको अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको कुछ बातें और समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपके सामने इस वक्त एक वेव बना के दिखाई गई है, और भी इसके अंदर आगे बन सकता है लेकिन फिलहाल इतना ही दिखाया जा रहा है। हर एक जगह का एक फासला है, जैसे फर्ज कर लें ये वाली जगह का क्या फासला है जहाँ मैंने डॉटेड बनाया है, ये फासला जो होता है ये बराबर होता है 0। इस जगह का क्या फासला होता है, ये फासला कहलाता है लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये वेवलेंथ का आधा, ये पूरी वेवलेंथ है। ये देखिए मेरा पेन देखें, ये पूरी वेवलेंथ है और इसका है ये आधा, लैम्डा बाय 2। ये कितना होगा, ये होगा लैम्डा, ठीक है। ये कितना होगा अगर आप इस जगह की बात करें, तो इसका जवाब है कि यहाँ से यहाँ तक तो लैम्डा है, ये आ गया लैम्डा। ये वाला हिस्सा है, ये है लैम्डा का आधा। इस आधे को इस लैम्डा में ऐड कर दें दोबारा से यहाँ तक लैम्डा, और ये आधा जो नजर आ रहा है ये है लैम्डा बाय 2, इसमें ऐड कर दें। 2 बना एलसीएम, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा होगा, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन गई 3 लैम्डा बाय 2। तो ये वैल्यू है 3 लैम्डा बाय 2। अब आगे अगर वैल्यू चाहिए आपको तो परेशान ना हो, इससे पिछली वैल्यू देखिए, अब आगे की वैल्यू खुद बता सकते हैं। जैसे ये लैम्डा लिखा हुआ है तो ये आगे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए 2 लैम्डा। ये देखो ये 1 लैम्डा और ये इसी ऐसा एक और, तो ये क्या बन गया 2 लैम्डा। ऐसे और भी फासले बन सकते हैं, ये मैंने सिर्फ थोड़े बहुत फासले लिखे हैं यहाँ पे। मजीद अगर वेव को और आगे बढ़ाएंगे तो और भी फासले आएंगे, ठीक है। तो ये सारे फासले आपको क्या कहते हैं पता होने चाहिए, फासले कौन कौन से होते हैं। 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा, और आगे मजीद जाते हैं तो 5 लैम्डा बाय 2 आता है, फिर 3 लैम्डा बाय 2 आता है, फिर 7 लैम्डा बाय 2 आता है, फिर 4 लैम्डा आता है। इस तरह करके सारे फासले आते हैं। सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कुछ फासलों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये फासले आपको पता होने चाहिए। यहाँ तक ओके करते हैं तो मैं आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स वगैरह बता के आज का लेक्चर एंड करता हूँ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहाँ तक एक दफ़ा फिर आपका ओके चले। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा भाई, डेफिनेशंस हम यहाँ पूरी नहीं लिखा पाएंगे, रेगुलर क्लास होती तो करा देते, अब हम डेफिनेशन नोट से करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको खाली समझाया जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस का मतलब होता है तदाखुल। वैसे असल लफ्ज़ उर्दू में बात करें तो मुदाखलत करना, मुदाखलत करना। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा देखिए, पॉइंट नंबर 1, ये लाइट रे और यहाँ से ये एक लाइट रे मूव कर रही है, और साथ ही साथ में इसी जगह पर सेम इसी जगह पर ये एक और लाइट, ठीक है, ये एक और लाइट। अब ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये एक जैसी लाइट रेज, ये पॉइंट नंबर 1।
लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, ये और भी पास आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर करके बनाएंगे तो आप देखें दोनों का क्रस्ट और क्रस्ट ओवरलैप कर रहा है, दोनों का ट्रफ और ट्रफ ओवरलैप कर रहा है, दोनों का क्रस्ट क्रस्ट ओवरलैप कर रहा है, दोनों का ट्रफ ट्रफ ओवरलैप कर रहा है। तो बच्चों ये वाला वेव का पार्टिकल यहाँ ऊपर है, यहाँ भी वेव का पार्टिकल ऊपर है, ये वेव का पार्टिकल ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, इस तरह हर ऊपर वाले वेव के पार्टिकल ऊपर ऊपर डायरेक्शन में, नीचे के पार्टिकल नीचे नीचे डायरेक्शन। अब ये दोनों वेव मिल जाती हैं और मिलकर कुछ इस तरह की एक वेव जनरेट करती है। देखें जरा और से। तो आप कहेंगे सर ये एक बड़ी वेव है। तो बच्चों याद रखें वेव तो बड़ी हो गई, लेकिन उसका जो ये हिस्सा बड़ा हुआ है ये हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो पहले ये एम्पलीट्यूड कम था, लेकिन अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा याद रखें किसी भी वेव की एनर्जी के बारे में बताता है। अगर कम एम्पलीट्यूड होता है कम एनर्जी, ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है तो ज़्यादा एनर्जी। तो नतीजे के अंदर बताइए अब ये जो वेव्स है इनका क्या बढ़ चुका है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और एम्पलीट्यूड के इंक्रीज होने से बेटा क्या बढ़ जाएगी इनकी, शाबाश, इनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो ये जो रोशनी की वेव्स हैं ये एक ब्राइटर इफेक्ट देंगे, यानी तेज रोशनी का इफेक्ट देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और सेकंड एक डायग्राम है, ये भी जरा देख लीजिएगा एक नजर, इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक वेव जा रही है, ठीक है, अब यहाँ से एक और वेव जा रही है, ये देखिए जरा। अब देखें ये वेव क्रस्ट और ट्रफ, तो दूसरी का क्रस्ट, पहली का ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ। अब क्रस्ट ट्रफ की सीध में आ रहा है, क्रस्ट ट्रफ की सीध में आ रहा है, ये पार्टिकल ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये ऊपर, ये नीचे ये नीचे। तो अब वेव की जो पार्टिकल है इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। लास्ट टाइम में डायरेक्शन सेम, अब डायरेक्शन हो गई है अपोजिट। तो नतीजे में क्या जवाब आएगा, देखिए ये जवाब ये आएगा, ये जवाब। तो आपने कहा वेव नहीं बनाई आपने, तो बेटा इसमें वेव नहीं बनती क्योंकि यहाँ कोई वेव बनती ही नहीं। नतीजे में एम्पलीट्यूड, वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और एम्पलीट्यूड के ज़ीरो होने से एनर्जी भी क्या हो गई, ज़ीरो। और रोशनी यहाँ पर कैसा इफेक्ट देंगी बेटा, डार्कर इफेक्ट। तो बेटा ये फिनोमेना जिसमें दो लाइट वेव्स इस तरह से एक दूसरे से इंटरफेयर कर जाए, इस तरह से मिक्सअप हो जाए, ओवरलैप हो जाए, टकरा जाए, कि क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ टकरा जाए, क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट टकरा जाए, जिसकी वजह से इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, एनर्जी बढ़ जाए, ब्राइटर इफेक्ट आ जाए, या एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाए, एनर्जी ज़ीरो हो जाए, डार्कर इफेक्ट आ जाए, का नाम क्या रखा गया है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो सबसे पहली डायग्राम आपने बनाई थी इसका नाम रखा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो दूसरी डायग्राम आपने बनाई है इसका नाम रखा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तक मुझे सब बच्चे ओके कर दें, शाबाश, कि आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों समझ में आ चुके हैं अच्छी तरीके से, साथ में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दोनों लाइट वेव्स एक जैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से ओवरलैप करें, ओवरलैप करके अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा लें, एनर्जी बढ़ा लें, ब्राइटर इफेक्ट दें, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर अपना क्या कहते हैं क्रस्ट टर्फ से टकरा दें और नतीजे के अंदर एम्पलीट्यूड ज़ीरो कर दें, एनर्जी ज़ीरो कर दें, तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और साथ ही साथ में ये पूरा फिनोमेना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के साथ, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी कल मिलेंगे, कल आपको बताएंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को हासिल करने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर अमल किया जाता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जब आप अमल करेंगे तो आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स हासिल होगा, और साथ में फिर आपको
बेटा यंग डबल स्कर्ट की तरफ लेके जाएंगे। इसी वीक में इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। देख रहे हैं आपने चैप्टर 9 थोड़ा तेज स्टार्ट करा है, और तेज स्टार्ट करने की बेसिक वजह ये कि जल्द जल्द इसको खत्म कराना है ताकि चैप्टर 8 की तरफ बढ़ सकूँ। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं आपसे। और इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए दो पैगाम। पहला, फीसिस 5 मई तक जमा कराएं। दूसरा ये है कि अपने आप को एनुअल ग्रैंड टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड करवा के टेस्ट किट ले लें ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज से कर सकें। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अच्छा अभी जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, 1 मिनट। जो बच्चे चले गए चले, ठीक है ठीक है, जाइएगा नहीं, 1 मिनट। हाँ मुझे याद है कि मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था कि अटेंडेंस ले लीजिएगा। 1 मिनट अटेंडेंस ले जाइएगा नहीं अभी आपने। अच्छा वो बच्चों ने मेरे फ़ौरन उसके ऊपर वो नहीं करा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। ओके बच्चों, अटेंडेंस ले ली मैंने। थैंक यू, खुदा हाफिज़।